Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the second lecture of the day. जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले ऑलरेडी vocab का लेक्चर आ चुका है जो कि सेकंड लेक्चर हमारा डे का होता था और करंट अफेयर फर्स्ट होता था, बट कल से हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अब आपको vocab जो है पहले मिलेगा, उसके बाद करंट अफेयर शो हमारा सेकंड चलेगा। तो आज जो हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 11 अगस्त का करने वाले हैं। इसमें आपको केवीएस, पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, चाहे इन सब में से किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी रिलेवेंट है। और हाँ, आज एक अनाउंसमेंट भी है कि इस लेक्चर के बाद आपको शाम तक, इवनिंग तक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें आप आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स में डिस्कस करूंगा, इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन रहेंगे और कुछ एक स्टैटिक पोर्शन के भी क्वेश्चन रहेंगे जिनको डिस्कस किया जाएगा शाम में। तो उस लेक्चर को भी देखना ना भूलें, क्योंकि उससे आपका रिवीजन काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आपने इस लेक्चर को कितने अच्छे से देखा है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। हाँ, उस पर जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक इंफॉर्मेटिव न्यूज कि कोविड के केस का क्या हाल है। यूएसए टॉप पे बना हुआ है, ब्राजील सेकंड पे, थर्ड इंडिया पे। ये स्टार्ट हुआ था चाइना में और आप देख सकते हैं टॉप 13 में कहीं पे चाइना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। टोटल डिसीज इंडिया में 45,000 यानी कि 887 लोगों की फिर से मौत हो गई है कोरोना वायरस के कारण। महाराष्ट्र टॉप पे 5.24 लाख, तमिलनाडु 3 लाख क्रॉस कर चुकी है, आंध्र प्रदेश 2.35 लाख। तो ये बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ऐसे पर डे आपको बता देता हूँ। अब चलते हैं, ये हमारा द हिंदू का फर्स्ट पेज। ये है पायलट गिव्स एटीसी नो इंडिकेशन ऑफ डेंजर, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पायलट ने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया था कि कोई भी तरह का खतरा है। पायलट काफी एकदम नॉर्मल नजर आ रहे थे। ये इंसिडेंट है आपके क्रैश से पहले का, यानी कलिकट एयरपोर्ट पे जो क्रैश हुआ है एयर इंडिया का फ्लाइट, उससे ठीक पहले का है कि जो एटीसी का बात हुआ था पायलट से, पायलट ने उस टाइम कोई भी इंडिकेशन डेंजर का नहीं दिया था। पायलट ने सब कुछ बताया था कि सब नॉर्मल है। दूसरा न्यूज है, ये पॉलिटिकल न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है कि पायलट जी गए हैं राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए। और हाँ, ये जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये न्यूज है कि मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि इट विल नॉट बी अ जीरो एकेडमिक ईयर, यानी कि एकेडमिक ईयर होगा, एग्जाम होगा, पढ़ाई होगी और इसका फैसला 10 से 15 दिन के अंदर ले लिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इस साल को जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फाइबर कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया गया है, जो कि हमारे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक गया है, जो कि सबमरीन फाइबर केबल है। इसके बारे में डिटेल न्यूज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट में आगे चल के डिस्कस करूंगा। ये थोड़ा सा अच्छा न्यूज है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और साफ फैजल को आप लोग जानते होंगे, ये एक आईएएस ऑफिसर थे, 2010 बैच के टॉपर थे ये। उसके बाद इन्होंने ब्यूरोक्रेसी से रिटायरमेंट लिया, मतलब रिजिग्नेशन डाला। उसके बाद वो पॉलिटिक्स जुड़ गए और अब उन्होंने पॉलिटिक्स को भी क्विट कर दिया है। चलते हैं अपने न्यूज की ओर। ये पहला न्यूज जो मैंने बोला था डिस्कस करूंगा, ये है कि हमारे इंडिया पोस्ट ने एक न्यू सर्विस को लॉन्च किया था, डिलीवरिंग मनी होम, यानी कि पैसे आपके घर तक पहुंच जाएंगे। जो कि इन्होंने पोस्टमैन को एक ह्यूमन एटीएम की तरह टर्न कर दिया था, चेंज कर दिया था। ये काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। बोला जा रहा है कि एक दिन में 1 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन इसके थ्रू हो रहे हैं। इसमें एक पोस्टमैन आता है जिसको एक बार में 10,000 रुपये तक वो आपको पैसे दे सकता है, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो 10,000 रुपये तक का पैसा, वो आपके घर पे आके आपको पैसा देगा। उसके पास एक बार में 50 से 60,000 रुपये कैश रह सकता है और अगर उसके पास कैश खत्म हो जाए तो उसी दिन आपको डिलीवरी करेगा, चाहे वो जैसे भी करे। और ये अभी फेमस कहाँ का हो रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, इस सब स्टेट में अभी ये काफी फेमस हो चुका है। इसका लिमिट कितना है ये ध्यान रखिएगा, 10,000 ही आपको मिल पाएंगे पैसा, इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये था हमारा करेंट न्यूज। इससे थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं कि इंडिया पोस्ट क्या है। आपको पता है इंडिया पोस्ट को ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर काम करता है। इसी को पोस्ट ऑफिस भी हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। और इंडिया में पोस्टल सिस्टम का शुरुआत कब हुआ था? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा उनको पता होगा ये लॉर्ड डलहौजी कौन थे, जिन्होंने ही इंडियन पोस्टल सर्विस का मॉडर्नाइजेशन किया था, उनको इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने ही हेल्प किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 को पास होने में।
और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा बड़ा पोस्टल नेटवर्क जो है वर्ल्ड में इंडिया का है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा पोस्टल नेटवर्क, लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क जो है वो इंडिया का है। ये है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक स्कीम है जिसको बोला जाता है ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम, ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम 2020, जिसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फ्लैट को 40% कंसेशन प्राइस में आपको दिया जाएगा। अगर आपको बुकिंग कराना है तो आप जाके बुकिंग करा सकते हो। ये आपको 40% कंसेशन प्राइस में दिया जाएगा, यानी 40% कम प्राइस में दिया जाएगा। इसको लॉन्च किया गया है 7 अगस्त को, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम 2020। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको फ्लैट जो है 40% डिस्काउंट में मिलेगा। अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो बुकिंग करते समय आपको 10,000 रुपये पे करना होगा। अगर आप बुकिंग कैंसिल करते हो तो आपका ये पैसा लैप्स हो जाएगा। अगर आप बाद में फ्लैट खरीदते हो तो यानी कि अगर आप बाद में उस फ्लैट को खरीदना चाहते हो, 90 दिन के अंदर आपने अगर पूरा पैसा जमा कर दिया तो वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा, वरना वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ये था न्यूज, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है, बट ये याद रख सकते हो कि ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम 2020 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसे कब लॉन्च किया गया? 7 अगस्त 2020 में। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। इनको पता है, इनको तो आप लोग जानते होंगे, नीरव मोदी जी हैं। एक विजय माल्या, दूसरा नीरव मोदी। इन लोगों ने इतना पैसा लूट के भागा है भारत के बैंक से, जितना कि कई सारे देश की जीडीपी होती है। इन्होंने लूटा था पंजाब नेशनल बैंक को। अब इनके बेटे का कहना है कि जो जो संपत्ति सरकार द्वारा सीज कर ली गई, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा सीज कर ली गई, उसमें से कई सारी प्रॉपर्टी मेरे ट्रस्ट की भी थी, मेरे नाम पे भी थी। तो इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत गवर्नमेंट को ये पावर मिल चुका है, वो एक्ट पास होते ही, कि अगर कोई 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा लेके दूसरे देश भाग जाए, इंडिया आने से मना कर दे, तो उसका जितना भी मूवेबल या इमूवेबल उसकी जो संपत्ति है उसको सरकार सीज कर सकती है। तो उसमें से कई सारे संपत्ति को सीज करने के बाद इनके बेटे का कहना है कि उनमें से कई सारी संपत्ति ऐसी है जो कि मेरे ट्रस्ट के द्वारा बिलोंग करती है, यानी मेरे ट्रस्ट की है। बट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह कहना हुआ कि वो आपके ट्रस्ट से बिलोंग करती है, बट उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो नीरव मोदी के नाम पे हुआ है या फिर उनकी वाइफ के नाम पे हुआ है, सो उसको भी सीज किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बोला था, इकोनॉमिक ऑफेंडर जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ये जो था मेरा सेटअप किया गया था अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर इसको सेटअप किया गया था, जिसका कहना यह है कि अगर कोई आपके ऊपर चार्ज है जो कि 100 करोड़ से ज्यादा का चार्ज है और आप भारत के कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर भाग गए हो, तो फिर ये एक्ट आप पे लागू होगा, जिसका मेन काम है कि आपकी संपत्ति को सीज कर लेना। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 12 मार्च 2018 को और पास किया गया था 25 जुलाई 2018 को, यानी 25 जुलाई 2018 को ये एक्ट बनी। और ये किसके अंदर काम करता है? ये काम करता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर। ये देख लेते हैं थोड़ा सा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। इसका 3 मेन काम है: मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, प्रॉपर्टी को सीज करना, कॉन्फिस्केट करना, जो कि आपका अगर कोई मान लिया जाए नीरव मोदी ने 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा लेके इंडिया छोड़ के वो भाग गया, किसी और दूसरी कंट्री में रह रहा है। अब क्या है, लोग पहले ऐसा सोचते थे कि चलो भाई हम तो दूसरे कंट्री में रह गए, मेरे बाल बच्चे जो है उस पैसे पर ऐश करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट को पास किया, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर था। यानी कि उसके तहत आपकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, चाहे आप हो इंडिया में या नहीं हो। आपकी जितनी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कार, बंगला, जो भी आपका सारा सीज कर लिया जाएगा इस एक्ट की तहत। यही हमारे एक्ट का मेन उद्देश्य है, टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी इशू हुआ इंडिया में, उसको भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देखता है। ये आपका क्लियर हो गया। इस न्यूज को मैंने इसलिए ही डाला था क्योंकि आपको ये थोड़ा सा बता दिया जाए कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट क्या होता है। इसका एक चीज याद रखिएगा, इसका लिमिट कितना है? 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए आपका ट्रांजैक्शन जो है, आप ऑफेंडर होना चाहिए 100 करोड़ से ज्यादा पैसे के। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो कि है यूजीसी का। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कल पूछा था कि दिल्ली और महाराष्ट्र कैसे बोल सकती है कि वो एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएगी, जबकि ये काम यूजीसी का है। तो उन्होंने यूजीसी से सफाई मांगी थी कि आप इसमें क्या कहना चाहोगे। यूजीसी ने साफ मना कर दिया, उन्होंने कह दिया कि स्टेट कैन नॉट कैंसल एग्जाम्स। ये पूरा
डिसीजन जो होगा वो यूजीसी का होना चाहिए। स्टेट अपने मन से किसी भी एग्जाम को कैंसिल नहीं करा सकती। और ये एग्जाम कैंसिल कराने का डिसीजन दो स्टेट के द्वारा आया था, दिल्ली और महाराष्ट्र के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आवाज उठाई और उन्होंने यूजीसी से पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है, जबकि यूजीसी के द्वारा मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो यूजीसी ने कंफर्म कर दिया है कि स्टेट कैन नॉट कैंसिल एग्जाम्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा यूजीसी के बारे में कि यूजीसी क्या है। यूजीसी को सेटअप किया गया था यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। इसका मेन काम है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन के मेंटेनेंस को मेंटेनेंस करना, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, डिटरमाइन करना, सारी चीजों को, वो इसका मेन काम है। यही प्रोवाइड करती है हमारे रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटी को, यही प्रोवाइड करती है। फंड को डिस्पर्स करने का काम इसी का है। इसके पहचान के बिना जब तक इसका मन ना हो जाए, कोई भी इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री ग्रांट नहीं कर सकती है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये सोल अथॉरिटी है किसी भी यूनिवर्सिटी की। अगर ये चाहे तो उसको फंड मिलेगा, ये चाहेगा तो फंड नहीं मिलेगा, ये चाहेगा तो उसको लाइसेंस मिलेगा, ये चाहेगा तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप लोग खुद देखते होंगे, कोई अगर हायर एजुकेशन आप लोग करना चाहते होंगे तो वो लोग आप चेक करते होंगे कि वो यूजीसी सर्टिफाइड है या नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, लेकिन 6 रीजनल हेडक्वार्टर भी हैं, जो कि पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर में है। अभी एक बात चल रही है कि इसको HECI से रिप्लेस किया जाए, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखिएगा, बट ये पता नहीं क्यों अटका हुआ है। पिछले साल ही इसका बात हो रहा था कि इसको चेंज किया जाए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से यूजीसी को रिप्लेस करने की बात की जा रही थी, क्योंकि बोला जा रहा था कि यूजीसी के हाथ में काफी ज्यादा पावर दे दिया गया है, जिसके कारण डिसबर्समेंट ऑफ फंड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कही जा रही थी। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा कल ही प्रतिबंध लगाया गया है कि 101 डिफेंस मिनिस्ट्री के सामान पे इंपोर्ट पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, जिसके अंदर कुछ एक चीज ऐसे हैं जैसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, आकाश मिसाइल, ये सब कुछ एक चीज ऐसे हैं जिनके आयात पर रोक लगाया गया। अब इनको इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा। हाँ, इंडिजिनियसली डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि 100% जो चीज है वो इंडिया का ही रहना चाहिए। उसका कुछ एक परसेंटेज सरकार के द्वारा तय की गई है, चाहे 50% या 60% से ज्यादा अगर उसमें इंडियन चीज लगी हुई है तो फिर उसे हम इंडियन डेवलप्ड कह सकते हैं। इन्होंने ही अभी आपको पता है कि आत्मनिर्भर सप्ताह लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर सप्ताह किसके द्वारा, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दुखद न्यूज है कि एक युगांडा की एक ह्यूमन थी जो कि तिहाड़ जेल में बंद थी। उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया कि पेंडेमिक को लेकर उन्हें थोड़ा सा बेल दिया जाए, उन्हें बेल दिया जाए जो कि वो अपने घर जा सके, बट उन्हें बेल नहीं दिया गया। इस बीच उन्हें जेल अधिकारियों से हाथापाई हुई और उनके ऊपर वो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, इस बीच में उनको चोट लग गई थी, जो जिसके कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और लास्ट में उनकी मौत हो गई। आपको पता है इसी टॉर्चर के कारण विजय माल्या को यूके सरकार ने इंडिया को सौंपने से मना किया था। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी रहते हुए भी उन्होंने बोला था कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का एक रूल होता है, वो काम करता है नहीं करेगा अगर डेथ सेंटेंस हो या फिर अगर वहां जिस जेल में उसको जाना है वहां काफी ज्यादा टॉर्चर होता हो। तो यूके सरकार द्वारा बोला गया था कि भारतीय जेल में एक तो जेल काफी कम है, एक ही जेल में कई लोगों को ठूसा जाता है, उसके बाद वहां पुलिस के द्वारा काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इसलिए उन्होंने पहले विजय माल्या को भारत सरकार को सौंपने से मना कर दिया था। तो अब देखिए ये दूसरा केस है कि युगांडा की एक लेडी का भी जान चल गया यहाँ पे भारत में ही। तो चलिए थोड़ा सा न्यूज देख लेते हैं कि युगांडा कहाँ है। बहुत दिनों से मैंने शेयर नहीं कराया आप लोगों को। ये है हमारा प्यारा भारत, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये रहा आपका युगांडा। केन्या के ठीक बगल में आप देख सकते हैं युगांडा है, ये देखिए युगांडा, ठीक है। इसका नेबरिंग कंट्री आप देख सकते हैं केन्या है, जुबा, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऊपर में साउथ सुडान, ये सब इनकी नेबरिंग स्टेट है। चलिए चलते हैं नेबरिंग कंट्री, सॉरी न्यूज की ओर चलते हैं हम।
ये थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी रखना चाहिए क्योंकि एसएससी सब में या फिर केवीएस में ये एग्जाम, केवीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये बेलारूस के एक चुने गए हैं प्रेसिडेंट, जो इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो चुने तो गए हैं, लेकिन बाकी लोगों के द्वारा काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहां के आम नागरिक के द्वारा। क्यों? क्योंकि 80% वोट इनको मिला और इनकी जो अपोजिशन में थी, जिनको बोला जाता है प्रबल दावेदार है इनके साथ, उनको बस 9.9% वोट मिला है। तो लोगों का कहना है कि 1991 के बाद यहां आज तक कभी फेयर इलेक्शन हुआ ही नहीं है, यानी कि हमेशा इलेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होते ही रहती है, इसलिए लोग यहां पे आंदोलन कर रहे हैं। तो ये था न्यूज, थोड़ा सा याद रखिएगा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया अभी हाल फिलहाल में, लुकाशेंको अलेक्जेंडर के द्वारा बनाया गया। और 1995 के बाद यहाँ कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का कहना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इस बार स्ट्रांग हो जाएगा, इस साल बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा हो जाएगा, बट हम लोगों को यह जानना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है और क्यों पीयूष गोयल जी ने ऐसा कहा। क्योंकि आपको पता है पीएम मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हम लोग भारतीय जो सामान भारत में बनेगा उसके ऊपर ज्यादा हम लोग ध्यान देने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग इंपोर्ट कम करेंगे, अपने देश में सामान बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा जो है पॉजिटिव में जाएगा, यानी कि काफी स्ट्रांग होता जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बीओपी बोला जाता है या फिर बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट बोला जाता है। ये डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? मनी फ्लोइंग इनटू द कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक कंट्री में जितना मनी आ रहा है और दूसरा माइनस कंट्री से बाहर जितना मनी जा रहा है, इसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। यानी कि हम लोग जितना इंपोर्ट कर रहे हैं फिर जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस वो ही हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। चूंकि अभी इंपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, यानी कि हमारा इनकम ज्यादा हो रहा है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग का स्ट्रांग होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। इसके काफी सारे टाइप्स और भी हैं, बट मैं यहाँ अगर डिस्कस करने लगूं तो 40 मिनट उसी को डिस्कस करने में लग जाएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अलग से लेक्चर ही लेके आ सकता हूं। चलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर। एलआईसी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिस कैंपेन का नाम है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। अब ये कैंपेन क्या कहता है? ये कैंपेन कहता है कि इस पेंडेमिक के कारण कई सारे लोग अपना प्रीमियम नहीं भर पाए और प्रीमियम ना भरने के कारण सबकी पॉलिसी जो है लैप्स हो गई। तो एलआईसी के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया कि जो लोगों के पॉलिसी लैप्स हो गई है वो आप अपना पॉलिसी फिर से रिन्यू करा सकते हैं इस बीच में आके इस कैंपेन के तहत, इसलिए इसका नाम है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। ये चलिए एलआईसी ने कम से कम इतना मजबूरी समझा लोगों का कि क्यों लोग अपना पॉलिसी नहीं दे पा रहे थे, क्यों उनकी पॉलिसी लैप्स हो गई थी। और इसका लास्ट डेट रखा गया अक्टूबर 9, यानी अक्टूबर 9 तक आप अपने पॉलिसी को पेमेंट करके आप अपने पॉलिसी को लैप्स होने से बचा सकते हैं, उसका फिर से रिन्यू करा सकते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेशल रिवाइवल कैंपेन किसके द्वारा चलाया गया था, इसका लास्ट डेट कब है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत सप्ताह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये कब से लॉन्च किया गया? यानी इंडिपेंडेंस डे के एक वीक पहले से लेके, वो मतलब आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंस डे वाला वीक जो है हमारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह है। कुछ दिन पहले इन्होंने 101 मतलब इंपोर्ट चीजों जो 101 वेपन जो थे या फिर मिलिट्री प्लेटफॉर्म जैसे एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इन सबको जो इंपोर्ट किया जाता था इंडिया के द्वारा, इन्होंने उस पर बैन लगाया, बोला है कि उसको अब इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा। ये थोड़ा सा दुखद न्यूज है कि 4 इंडियन स्टूडेंट जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते थे वो रसिया में अपनी लाइफ गवा दिए। वो लोग वहां पढ़ाई करते थे, बट वो लोग किसी नदी में, एक रिवर का नाम है रिवर वोल्गा, ये ध्यान दे सकते हो। वोल्गा रिवर कहाँ है? रसिया में। इस नदी में नहाने के लिए गए थे, तो एक उनमें से एक स्टूडेंट जो था वो डूबने लगा और बाकी 3 की जान इसलिए चल गई क्योंकि वो लोग उसे बचाने के लिए चल गए। तो ये बहुत ज्यादा ही दुखद न्यूज है।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की ओर। इस न्यूज को मैं ऑलरेडी 2-3 दिन से लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया पहला सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कहां से कहां को कनेक्ट करेगा? इंडिया में चेन्नई को कनेक्ट करेगा पोर्ट ब्लेयर से। और इसकी टोटल किलोमीटर कितनी है? 2313 किलोमीटर अंडर सी है बिटवीन चाइना एंड पोर्ट ब्लेयर सॉरी। इसका कॉस्ट लग रहा है 1224 करोड़ रुपीज, इतना ज्यादा इसका चार्ज लग रहा है, इसका कॉस्ट लग रहा है। और इसको अंजाम तक पहुंचाया गया है बीएसएनएल के द्वारा, जिसको कोई अपने किसी काम का नहीं मानते, फाइनली लास्ट में वही काम आ रहा है, जिसके तहत वहां की स्पीड जो है 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। जो अंडमान निकोबार गए होंगे उनको पता होगा कि वहां का स्पीड कैसा है, कितना बुरा हाल वहां चलता है, वहां 2G नेट चलता है। अब इसके पहुंचने से, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के पहुंचने से नेट स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। इसका फायदा कहां कहां होगा? स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता, ग्रेटर निकोबार, लॉन्ग आइलैंड एंड रंगत, इन सब जगह इस ऑप्टिकल फाइबर केबल से नेट की स्पीड को बढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया गया है 10 अगस्त को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? याद रखिएगा 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि बायोफ्यूल क्या होता है। बायोफ्यूल को बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो कि बनता है ऑर्गेनिक मैटर और वेस्ट प्रोडक्ट से, यानी ऑर्गेनिक मैटर पौधे, पक्षी, जितने भी पौधे रहते हैं, पशु रहते हैं, उनके वेस्ट से बनाया जाता है, या फिर पौधे जो सड़ गल जाते हैं उनसे बनाया जाता है। और ये क्या करता है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन को काफी रिड्यूस कर देता है, यानी कि ये पॉल्यूशन भी नहीं फैलाता, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी भी है, यानी कि इसके खत्म होने का भी डर नहीं है। और दो मेन टाइप का जो बायोफ्यूल अभी इंडिया में यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं बायो इथेनॉल और बायोडीजल। ये याद रख सकते हैं थोड़ा सा कि दो टाइप्स का बायोफ्यूल्स क्या यूज हो रहा है अभी, कॉमन टाइप्स, उसको बोलते हैं बायो इथेनॉल और फिर बायोडीजल। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा एक बुक लिखा गया है, जो कि बुक का टाइटल है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको रिलीज किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। ये 200-250 से ज्यादा पेज का है। ये चूंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू का 3 साल ऑफिस में पूरा हो गया, इसी उपलक्ष्य में इन्होंने इस बुक को लिखा है। और एक दूसरा न्यूज है, ये भी वाइस प्रेसिडेंट जी से रिलेटेड है। एम वेंकैया नायडू ने, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा 46 करोड़ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर राज्यसभा एम्प्लॉय एट आरके पुरम इन न्यू दिल्ली। यानी कि आरके पुरम न्यू दिल्ली में एक जमीन को एलोकेट किया गया था, लैंड को अलॉट किया गया था 2003 में ही। किस लिए? क्योंकि राज्यसभा का एक कॉम्प्लेक्स बनना था। अभी फिलहाल जो है राज्यसभा का कॉम्प्लेक्स जो एनडीएमसी कॉम्प्लेक्स में है, आरएसटीबी, जिसका एनुअल रेंट आता है 30 करोड़ रुपीज का। सोच सकते हो कितना ज्यादा पैसा है, 30 करोड़। 2003 में ही लैंड को अलॉट किया गया और फाउंडेशन स्टोन आज रखा जा रहा है, यानी 18 ईयर के बाद। आप सोच सकते हो कि राज्यसभा का ये हाल है। राज्यसभा का जो बिल्डिंग बनना, अपना बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने 18 साल लिया है उसका फाउंडेशन स्टोन रखने में। तो सोच सकते हो आम प्रोजेक्ट का कितना बुरा हाल होगा इंडिया में। प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगा। और ये कब किया गया? वर्ल्ड एलिफेंट डे से पहले। वर्ल्ड एलिफेंट डे हम लोग पर साल सेलिब्रेट करते हैं 12 अगस्त को। उन्होंने LIDAR टेक्नोलॉजी भी बोली है कि LIDAR टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए। कुछ दिन पहले केरला में एक इशू आया था कि एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की जान चली गई थी, किसी ने उन्हें पाइनएप्पल खिला दिया था अंदर बारूद भर के, जिसके जो जाके उसके पेट में फट गया या फिर रिएक्शन हो गई और उनके साथ साथ उनके पेट में रहे उनके बच्चे की भी जान चल गई। ये एलिफेंट के साथ हुआ था। उसी को लेके काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है इंडिया में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जानवरों के घर में घुस रहे हैं, जंगल से जाके हमारा रोड बनाया जा रहा है, बाईपास बनाया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उनके हैबिटेट को लॉस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे घर के तरफ ही आएंगे, क्योंकि उनको खाने का, उनको रहने का वहां तो मिलेगा नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जानवर हमारे घर में आ रहे हैं, बल्कि जानवर हमारे घर में नहीं आ रहे, हम लोग जबरदस्ती जाके जानवर को बोल रहे हैं कि तुम लोग आओ हमारे घर पे। एलिफेंट डे यहाँ पे पूछ सकता है कि 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। किसने लॉन्च किया पोर्टल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर? यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। उन्होंने किस टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात कही है? LIDAR टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात की गई। इसका फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका लिडार का फुल फॉर्म क्या है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, उन्होंने उसके साथ साथ 5I फार्मूला भी दिया था। और वो 5I फार्मूला क्या है? इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। इसलिए मैंने इस न्यूज को इंक्लूड किया है। बस ये 5I फार्मूला को लेकर आपके मेंस आंसर राइटिंग में या कभी प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि 4 दे दिया जाएगा और एक बोला जाएगा कि सेलेक्ट द फॉलोइंग, मतलब नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, 5-6 ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें से पूछा जाएगा कि ये 5वां आई फार्मूला कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इस चीज को याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है? आत्मनिर्भर भारत अभियान से रिलेटेड है। और ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री का न्यूज। निर्मला सीतारमण जी ने इनॉग्रेट किया एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड को इनॉग्रेट किया है। एनआईपी होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और इसके ऑनलाइन डैशबोर्ड को रिलीज किया गया है जो कि होस्ट किया जाएगा इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रिड के द्वारा। अब ये एनआईपी क्या है और आईआईजी क्या है, यानी कि इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रिड क्या है, वो हम लोग स्टैटिक पोर्शन में देखते हैं। करंट के न्यूज के लिए इतना काफी है कि किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड जो है कहां पे होस्ट किया जाएगा? ये होस्ट किया जाएगा इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पर। चलिए देखते हैं ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है। ये एक सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका टाइम पीरियड है 5 साल और सैंक्शन अमाउंट इसके अंदर है 102 लाख करोड़ रुपीज। इसको फर्स्ट बार पब्लिक किया गया था 2019 के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे पब्लिक किया था। इन्होंने बोला था कि, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी ये अनाउंस किया था कि 78% प्रोजेक्ट जो कि आइदर सेंटर या फिर स्टेट का होगा और बाकी रिमेनिंग जो प्राइवेट सेक्टर का होगा वो सब एनआईपी के अंदर ही होगा, यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ही अंदर होगा। इसका टोटल बजट कितना है? 102 लाख करोड़ का है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 5 साल का टाइम पीरियड है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोला गया है, तो सेंटर और स्टेट के बीच का पार्टनरशिप होगा 39% और प्राइवेट सेक्टर का होगा 22%। ये ध्यान रखिएगा। 39 और 22 ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस हिसाब से होगा, इस रेशियो में होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत। इसके तहत बोला गया ये 102 लाख करोड़ जो सैंक्शन किया गया, ये किस लिए सैंक्शन किया गया है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किया गया है, क्योंकि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना था 2025 तक। इसी को लेकर 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और 102 लाख करोड़ का फंड भी दिया गया जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे सके। अब एक चीज और आया था, इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड। तो ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर। अब आईआईजी में क्या होता है? ये जो है एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे क्या करता है, आपके पास काफी सारे मेन्यू रहेंगे, काफी सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। यहां से जाके आप चेक कर सकते हो कि इंडिया में कहां पे इन्वेस्टमेंट अभी किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इसका मेन उद्देश्य ही है कि डूइंग बिजनेस को ईज करना, जो कि लोग एक प्लेटफॉर्म में जाके सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देख सके। पोटेंशियल इन्वेस्टर को प्रमोटर के साथ मिलाना, जो इन्वेस्ट करना चाहता है और जो प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहता है उन लोगों को मिलाना, ये इसका मेन काम है आईआईजी का। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि आईआईजी इज एन इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट शोकेस द रियल टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, यानी कि रियल टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी अभी कंट्री में उपलब्ध है उसको ये दिखाता है। आईआईजी का मेन काम यही होता है। ये एक लास्ट न्यूज है, देख लेते हैं कि श्री पतंजलि आईआरएस जो कि 1986 बैच के थे, उन्होंने चार्ज लिया है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पुलिस के। ये अगर आप मुंबई के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इनका नाम क्या है? श्री पतंजलि आईआरएस। कौन सा चार्ज लिया? प्रिंसिपल चीफ इकोनॉमिक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई का इन्होंने चार्ज लिया 10 अगस्त से। ये था हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर। आप लोग जरूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, और हाँ अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो भी जरूर बताएं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो ऑलरेडी हमारा फेसबुक पे एक ग्रुप बना हुआ है विद्या विहार द एजुकेशनल एकेडमी के नाम से, उस ग्रुप को जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा कंटेंट्स पहुंच सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।